दिया था। बच्चे हेलो, ओके, मैंने कहाँ तक बता दिया था क्लास जब डिसमिस हो गई थी उससे पहले? सर आप वो एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। अच्छा, मैं वो एक्सपेरिमेंट बता रहा था, है? ओके, यस। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि आपके पास एक डिवाइस ऐसे कंटेनर सा था, ठीक है? और यहाँ पर हमने चार्ज प्लेट्स रख दी थी, ठीक है? जो चार्ज प्लेट्स आपके इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगी। तो इस ऊपर वाली चार्ज प्लेट में हमने एक होल कर दिया था, और यहां से हमने एक होल करके ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल किससे किया? एटमाइजर से। एटमाइजर क्या होता है? जो सैनिटाइजर की बॉटल्स के आगे लगा होता है, ठीक है, जिससे स्प्रे होता है, उसको एटमाइजर कहते हैं। तो एटमाइजर से आपने ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे स्प्रिंकल किया। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जब यहाँ पर स्प्रिंकल हुई तो वो यहाँ पर आकर के इस होल से इधर गिर गई, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस को जैसे तैसे अलग अलग वैल्यूज पे अरेंज करके हमने इन ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज कैलकुलेट किया, तो उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आया, बिकॉज ये ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ गया था। तो इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ से चार्ज निकाला। आता नहीं कभी भी एग्जाम में, पढ़ लेना फिर भी अगर मन करे तो। और जब आपके पास चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन का, चार्ज टू मास रेशियो भी आपको थॉमसन एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था, तो हमने फिर इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया, विच वाज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। ठीक है, सॉरी, ये मास है। एंड चार्ज वाज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, बस और कुछ नहीं था इसमें। अब हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स थ्योरी। ठीक है, तो उन ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ और थ्योरीज पढ़नी है बोर को समझने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे आज नेचर ऑफ लाइट रेडिएशंस। तो लाइट जो है ये दो टाइप की रेडिएशंस देता है, दो टाइप के नेचर शो करता है ये। एक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, आज इसको पता नहीं क्या हो गया है, और एक होता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वेव क्या होती है? वेव का मतलब ये है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये डेफिनेशन होती है वेव की। मतलब आपने एक सोर्स से, यहाँ पर आपका ये सोर्स था, और यहाँ से एक ऐसी आपकी अप एंड डाउन डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट होनी शुरू हो गई। तो अपर पार्ट इज नोन एज क्रेस्ट एंड लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ। ठीक है, बचपन में सबने पढ़ा ही है। तो इस वेव को डिफाइन करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स का यूज करते हैं। जैसा पहले होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज अ कंप्लीट पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव। ठीक है, तो जैसे ये आपकी वेव है कोई,
और इस तरीके से आपकी ये वेव ट्रेवल कर रही है अगर, तो एक कंप्लीट पाथ इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। फिर सेकंड हम जो यूज करते हैं वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पाथ। तो मीन पाथ आपका क्या होता है, ये वाली जो आपकी लाइन होती है बीच की हॉरिजॉन्टल, जो एक्स एक्सिस होती है, दिस इज योर मीन पाथ। तो यहां से लेकर के वेव का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होएगा इसका, या तो ये वाला होएगा या फिर ये वाला होएगा, ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर तीसरा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये जो मैंने रेड कलर से मार्क करी है, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ऐसे कितने ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में ले ले वेव, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, दिस इज नोन एज म्यू। और वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। ठीक है, और एक जो लास्ट आता है वो होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव में तो कुछ नहीं समझाना, वेव जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही हो उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, दिस विल बी द स्पीड ऑफ वेव। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, पता है किसी को? नो। ये रिलेशन होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के केस में ये जो वेलोसिटी है ये हो जाती है c, यानी कि 3 × 10⁸ तो लाइट रेडिएशंस के लिए आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू c बाई म्यू। ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको करो।
सर कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी के बाद एंड है ना? वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और एक यस। क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो भी कर लेना। तो पहला वाला हो गया। हाँ, पहला वाला कर लिया तो दूसरा वाला करो, अभी बताएंगे यस दोनों सर, को। फर्स्ट वाला हो गया। हाँ, तो दूसरा करो, अभी दोनों डिस्कस करेंगे। यस सर।
सर हो गया। और ये तीसरा करना है नहीं करना? कर दे। ये शो कर रहा है। सर डन। आंसर बता दो मुझे फर्स्ट के और सेकंड के, तो फिर अगर सही करा तो तीसरा रहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या आई है? 5.17 into 10 की पावर 40। ठीक है। यूनिट? सर हर्ट। ठीक है। और वेव नंबर क्या है जो निकाला? सर 1.7 into 10 की पावर 1.7 into 10 की पावर 6 कितना? 6। ठीक है। यूनिट? सर मीटर पर मीटर। मीटर इनवर्स। और दूसरा वाला? सर 300 मीटर। 306 मीटर। Yes, ये आंसर सबका यही आया है? यस सर, मेरा तो यही आ रहा है। ठीक है। बाकी अभिनीत? ये शो डन। सेम है। ठीक। ओके, तो अब हम, ये तो हो गया हम लोग का वेव नेचर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब एक ऐसी रेडिएशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो क्या होती है बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज, कोई किसी को पता है? What are the properties of electromagnetic radiation? नो सर, नहीं पता। नहीं पता। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही है that these radiations they are associated with electric and magnetic field. एक सेकंड ये लिखो, calibrate में। हाँ, तो ऐसे ही बता देता हूँ मैं मैन्युअली। पहला तो ये है कि दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, एसोसिएटेड विद देम मींस कि जब ये आपसे ट्रेवल करती हैं तीनों के तीनों वेव्स, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करती हैं। तो वेव्स होती हैं, वेव्स का डायग्राम हम लोग ऐसे तो नीचे भी बनाते हैं, बट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती हैं। और इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव्स की जो डायरेक्शन है, इन तीनों की डायरेक्शंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब, जैसे अगर आपने कोई एक्स वाई जेड एक्सिस का ग्राफ देखा हो, तो आपने उसमें एक चीज नोटिस करी होगी कि तीनों के तीनों एक्सिस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, होता है ना? तो इसी को हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वेव्स की डायरेक्शन में भी यही होता है। आपके जो तीनों वेव्स होती हैं, मतलब जो तीनों डायरेक्शंस होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक वेव्स के प्रोपगेट होने की डायरेक्शन, ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दूसरा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये लाइट रेडिएशंस ही होती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 10 to 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रेडिएशन दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, लाइट रेडिएशन की भी वही स्पीड होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वही सेम चीज है, उसकी भी वही स्पीड होती है 10 to 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड होती है ये वैक्यूम में होती है। वैक्यूम मींस वेयर नो गैस नो एयर इज प्रेजेंट। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर होती है, वहां पर इसकी स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है,
लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज में नहीं होती, तो हम जनरली अपनी कैलकुलेशंस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि साउंड वेव्स ऑलवेज नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, पढ़ा था कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन साउंड को हम अगर वाटर में या एयर के थ्रू अगर हम उसकी वेव्स को प्रोपगेट करवाना चाहते हैं तो साउंड वेव्स उस केस में प्रोपगेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन वैक्यूम में नहीं हो पाती प्रोपगेट। सो साउंड वेव्स ऑलवेज नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट रेडिएशन से केस में ऐसा नहीं होता, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपगेशन के लिए, ये वैक्यूम में भी प्रोपगेट करती है। और वही रीजन है कि सनलाइट जो है वो अर्थ तक आ पाती है, बिकॉज लाइट रेडिएशंस डू नॉट नीड एनी मीडियम। सन और अर्थ के बीच में तो वैक्यूम ही है ना स्पेस में, तो इसीलिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जबकि इनफैक्ट बात यह है कि वैक्यूम में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है ये। अगर आप किसी लिक्विड में या किसी गैसियस मीडियम में अगर आप ट्रेवल करवाना चाहते हो लाइट को, तो फिर वो थोड़ा सा उसका ट्रेवल स्लो हो जाता है कंपेरेटिवली वैक्यूम में, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। फिर आता है एक टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दो, ठीक है, तो उसको हम जो पूरी सीरीज बनती है दैट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग टाइप्स की रेडिएशंस आती हैं, जैसे एक होती है आपकी कॉस्मिक रेज, ठीक है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी तुम लोग समझदार हो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। फिर एक होती हैं आपकी यूवी रेज होती हैं, आईआर रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं जो हमारी आईज को विजिबल होती हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, और एक्सरेज होती हैं। ये सारी रेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गामा रेज होती हैं, गामा रेज को हमने डिस्कस किया ही था। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर आप अरेंज कर दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तो दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसको अगर हम अरेंज करना स्टार्ट करें, सबसे पहले नंबर पे हमारी आती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज कौन सी होती हैं? कॉस्मिक रेज आर रेडिएशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन आउटर स्पेस, ठीक है। और कई बुक्स में अगर आप देखोगे कॉस्मिक रेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंक्लूड भी नहीं किया जाता। तो कॉस्मिक रेज की मिनिमम होती है इसकी वेवलेंथ और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। कॉस्मिक रेज के लिए लिख देते हैं, इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम। बच्चे समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? बहुत ही बेकार लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको मैं कल कैलकुलेट करूंगा। मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो। फिर कॉस्मिक रेज के बाद आती हैं आपकी गामा रेज। गामा रेज कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? हमने कल ही डिस्कस किया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से गामा रेज का प्रोडक्शन होता है। तो गामा रेज नेक्स्ट आती हैं इसमें सेकंड नंबर पे, और गामा रेज का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपकी एक्सरेज। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये भी हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था। जब आपकी कैथोड रेज किसी हार्ड मेटल से टच करती हैं, उस पर गिरती हैं, तो आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज का कहाँ पे यूज होता है? सर बॉडी स्कैन मतलब बोन्स में फ्रैक्चर्स देखने के लिए, फ्रैक्चर या देखने के लिए, ठीक है। फिर आपका चौथा होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से आती है?
सर सन एमिट सन से सन की रे सन से आती है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कोई एप्लीकेशन पता है किसी को? सोलर सेल्स देखे हैं, सोलर हीटिंग पैनल जो यस सर इलेक्ट्रिसिटी देखा है। प्रोड्यूस, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस करते हैं? यूवी रेज उन पे गिरती हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और उनका क्यों, कैसे वो प्रोड्यूस करती हैं, ये हम आगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक ही आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हम लोग ये करेंगे, ठीक है। फिर यूवी रेज के बाद आता है आपका विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में जो होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड विबग्योर, जो आपको बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है। जितने भी आपका कलरफुल लाइट होती है जो आपको विजिबल होती है आपकी आईज के थ्रू, दैट इज योर विजिबल रीजन, ठीक है। तो विजिबल रीजन की एक पर्टिकुलर रेंज होती है वेवलेंथ की, जो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ रेंज होती है विजिबल रीजन की। ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, इन सबकी एक रेंज होती है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूवी रेज या फिर कोई भी और दूसरी जो रेज है उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, नहीं, एक पर्टिकुलर रेंज होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। उन रेंजेस में जो ये लाइट्स होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पर्टिकुलर वेव होती है, उनकी पूरी रेंज होती है। तो उन्हीं रेंजेस के हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे विजिबल रेंज की जो उसकी जो वेवलेंथ रेंज है, दैट इज 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद विजिबल के बाद आता है आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं किसी भी हीटिंग एलिमेंट से, जैसे आयरन, ठीक है, या फिर सर्दियों में आपका ब्लोअर चलता है घर में, ये जितने भी हीटिंग सब्सटेंसेस हैं इनसे इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। और इनका यूज कहाँ होता है? बॉन्ड्स को वाइब्रेट कराने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपके इंफ्रारेड के बाद आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स तो आपको पता ही है, माइक्रोवेव्स में प्रोड्यूस होती हैं, और माइक्रोवेव्स का यूज होता है बॉन्ड्स को रोटेट कराने के लिए। तो माइक्रोवेव्स का यूज हम जनरली बॉन्ड रोटेशन के थ्रू खाना गर्म करने के लिए करते हैं अपने घर में, ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। और फिर लास्ट में आपकी आती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स की मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है और इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स का यूज कहाँ होता है? टेलीफोन सर्किट्स में इसका यूज होता है, रेडार्स में इसका यूज होता है, ठीक है। जो आपका ये रेडियो आपका जो चलता है, कार में चलता है रेडियो, फोन में भी रेडियो चलता था पहले जमाने में, तो कोई फोन रेडियो नहीं चला था, तो यहाँ पर भी आपकी रेडियो वेव्स का यूज होता है, ठीक है। और एक जो और जगह रेडियो वेव्स का यूज होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिटरमिन करने में, ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। बट एप्लीकेशन आपके बुक में नहीं दे रखा हूँ, मैंने बता दिया, वहाँ पर भी रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं, बट मेन आपका यूज है वो टेलीफोन सर्किट्स और रेडार्स में रेडियो, ठीक है। तो ये हमारी सारी मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन ऐसे कई सारे फिनोमेना थे लाइट के, जैसे आपने 10th क्लास में लाइट का पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक ऐसे फिनोमेना हैं लाइट के जिनको आप वेव थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। वेव थ्योरी से आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये दो फिनोमेना है लाइट के, इनको तो एक्सप्लेन कर सकते हो, ये दोनों आप 12th क्लास में पढ़ोगे जाके। लेकिन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। सो हमने क्या करा, ये प्रपोज किया कि पार्टिकल नेचर भी होता होगा लाइट का। तो लाइट का डुअल नेचर होता है, वी से दैट लाइट शोज डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर। एक तो उसका वेव नेचर हो गया और एक उसका पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर के कौन कौन से फिनोमेना हैं, कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो एक्सप्लेन करती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? एक तो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम आज डिस्कस कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कुछ खास नहीं है पढ़ने का, सिंपली any substance which can absorb or radiate light frequencies of all types. ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को या तो एब्जॉर्ब या एमिट कर सके, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं सिंपली। ठीक है, जैसे आपका अगर आयरन है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आयरन एक ब्लैक बॉडी है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो बहुत कम ही होती है। ठीक है, जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी कोई होती नहीं है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप बहुत आगे चल के एक्सटेंट तक आप हीट करते हो, तो फिर कई सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट्स को एब्जॉर्ब या फिर एमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कभी, आयरन को जब आप हीट करते हो पहले वो थोड़ा सा लाल हो जाता है, और हीट करते हो तो फिर वो बिल्कुल ही लाल हो जाता है, फिर आप उसको जब और ज्यादा हीट करने लगते हो तो उसमें से कुछ ब्लूइश रेडिएशंस भी आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी या फिर मैं कहूँ एक आइडियल ब्लैक बॉडी, एक ऐसी बॉडी होती है जो हर तरीके की वेवलेंथ और हर तरीके की फ्रीक्वेंसीज की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट कर सके, और वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करता है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। आई होप एब्जॉर्प्शन और एमिशन सबको पता हो क्या होता है इसका मतलब। यस सर, पता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो या फिर आप अपने अंदर ले रहे हो किसी भी रेडिएशन को, एमिट का मतलब आप अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इससे भी मैंने आज तक कभी क्वेश्चन देखा नहीं कहीं आते हुए। क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे मेरा डिवाइस काम नहीं कर रहा। ठीक है, आज की क्लास में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चे आप पूछ सकते हो, अदरवाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.